प्यारे साथियों एवं विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जो बात करेंगे वो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया पर बात करेंगे। अक्सर देखा गया है कि बच्चे इसका चित्र देखकर इतने डर जाते हैं कि उसको पढ़ने का प्रयास ही नहीं करते और उसको छोड़ देते हैं, और ये परीक्षा में ज्यादा आता है। तो हम बड़े आसान तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और एक ही बार में ये क्रिया आपको याद हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। ग्लाइकोलिसिस क्रिया को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं श्वसन के बारे में। श्वसन एक क्रिया है जो जंतु और पौधे दोनों के अंदर समान रूप से होती है, दिन रात होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज की क्रिया होती है ऑक्सीजन से, बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी के रूप में ऊर्जा। श्वसन की क्रिया में 38 एटीपी ऊर्जा बनती है, ऐसा आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। ये जो ग्लूकोज है ये एनिमल सेल में तो आता है, खाना खाते हैं, खाना पचता है उससे, और प्लांट सेल के अंदर ये ग्लूकोज आता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ग्लूकोज आ जाता है। ओके, इसकी श्वसन की जो क्रिया विधि है इसकी 3 स्टेप है। एक ग्लाइकोलाइसिस, एक क्रेब्स साइकिल, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये 3 क्रियाओं में ये समीकरण पूरी होगी। इसकी जो फिजियोलॉजी है रेस्पिरेशन की, उसमें 3 स्टेप हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हम आज बात करेंगे केवल ग्लाइकोलाइसिस पर। क्रिया कहां होती है? सेल के अंदर। अब सेल के अंदर ये जो क्रिया है ग्लाइकोलाइसिस की, ये होती है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशिका द्रव्य में। क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होता है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यह क्रिया पूरी होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो रहता है यह भी पूरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो सेल के अंदर अगर रेस्पिरेशन होता है तो उसमें से एक स्टेप ग्लाइकोलाइसिस ये तो होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, बाकी की दोनों स्टेप होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस को। जो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया है ये कहां हो रही है? साइटोप्लाज्म के अंदर। अब कैसे होती है ये अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखना है कि जैसे हमने बना दिया कि ये मान लो सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस, इसी सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया, और ये पूरा जो भरा हुआ है ये पूरा है साइटोप्लाज्म पूरा। ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहां होना है? ये यहां होना है साइटोप्लाज्म के अंदर। इसमें शुरुआत करेंगे हम, तो शुरुआत करेंगे तो इसमें शुरुआत होगी ग्लूकोज से। ये ग्लूकोज है, चाहो तो लिख देना ग्लूकोज का एक अणु है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का एक अणु ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में आखिरी में लास्ट में पायरुविक एसिड के 2 अणुओं में टूट जाएगा। ये क्या है? ये है पायरुविक एसिड। मतलब ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में। कहां पर? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन क्या हो सकती है? ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इन साइटोप्लाज्म इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। बिल्कुल सामान्य है। ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनने की क्रिया जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होती है उसी को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। ये क्रिया
किस प्रकार पूर्ण होती है, ये बताया था एम्बडन, मेयरहाफ और पार्नास, 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर खोज की थी 1930 में। 1930 में हम देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे और ये साहब खोज कर रहे थे, ये बता रहे थे कि सेल के अंदर ग्लाइकोलिसिस कैसे होता है। ठीक है, तीनों वैज्ञानिकों के नाम से, एम्बडन के नाम से लिया है इन्होंने ई, मेयरहाफ के नाम से लिया है एम, और पार्नास के नाम से लिया है पी। तो तीनों को मिलाकर इस ग्लाइकोलिसिस को नाम दिया इन्होंने ईएमपी पाथवे, मतलब ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पथ भी कहा जाता है। और यह श्वसन का एक पद है और हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो इसको साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन भी कहा जाता है, साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। तो ग्लाइकोलिसिस के 3 नाम हो गए। ग्लाइकोलिसिस तो अपने आप में है ही, इसको ईएमपी पथ या ईएमपी पथवे भी कहा जाता है और इसको साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये सामान्य बातें हुई। अब इसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे, तो डिटेल पढ़ने के लिए हमको इसका डायग्राम देखना पड़ेगा। ये डायग्राम है, लाइन डायग्राम है, इसका पूरा डायग्राम है। इसमें हम एक एक करके इसकी स्टेप को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है, शुरुआत कहां से करना है, शुरुआत करना है ग्लूकोज से। रुकेंगे कहां पर हम, लास्ट में कहां रुकेंगे, जब हमारे पास पायरुविक एसिड बन जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, देखिए ये ग्लूकोज एटीपी से रिएक्शन करता है और रिएक्शन होती है मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में। किसकी, ग्लूकोज की। ग्लूकोज एटीपी से मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में रिएक्शन करता है। एटीपी इस ग्लूकोज को एक फास्फेट देता है तो एडीपी निकल जाता है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। 3 फास्फेट में से एक फास्फेट ग्लूकोज ले लेगा तो क्या बचेगा, 2 फास्फेट क्या बच जाएगा, एडीपी, ये बाहर निकल जाएगा। दिलवाएगा कौन, मैग्नीशियम आयन, लेगा कौन, ग्लूकोज, और बनेगा क्या, ग्लूकोज 6 फास्फेट। इस क्रिया को पूर्ण होने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है। यह एंजाइम का नाम यहां लिखा हुआ है, हेक्सोकाइनेज। इसमें चाहो तो आप लगा सकते हैं फास्फोहेक्सोकाइनेज, तो और अच्छा हो। इस क्रिया को ऐसे लिखेंगे, पहली स्टेप में ग्लूकोज, मैग्नीशियम आयन और फास्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी से फास्फेट लेता है और क्या बनाता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट। फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट। पर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट कैसे बनेगा, जब एटीपी फास्फेट देगी और मैग्नीशियम आयन और फास्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम वहां पे उपस्थित रहेंगे तब। इसकी थोड़ी सी मैं केमिस्ट्री बता देता हूं आप लोगों को। जैसे ये मान लिया जाए कि ये ग्लूकोज है, क्रिया कैसे होती है बताता हूं। ये ग्लूकोज C6H6 C6H12O6 फार्मूला होता है। मैं लिख रहा हूं इसको, ये CHOH CH2OH, ये है हमारे पास ग्लूकोज। ठीक है, अब ये ग्लूकोज किससे रिएक्शन कर रहा है, एटीपी से। इसके पास कितने फास्फेट हैं, 3। तो ये एटीपी इस ग्लूकोज को फास्फेट देगा, तो ये फास्फेट कहां जाके लगेगा, ये लगेगा 6ठे कार्बन पर। तो क्या बन जाएगा, यहां पर आपके पास ये CHO वैसा का वैसे ही,
ये CHOH, ये CHOH, ये वैसा का वैसे ही है, ये CHOH वैसा का वैसे ही है। यहां पे क्या था? CH2OH, तो H यहां से हटेगा और यहां पे क्या जुड़ जाएगा? फास्फेट। तो ग्लूकोज से क्या बन गया? ग्लूकोज से बन जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट। ये क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब फास्फेट कौन दे रहा है? एटीपी। किसको? ग्लूकोज को। तो क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फास्फेट। एटीपी ने फास्फेट, 3 फास्फेट में से एक इसको दिया, इसके पास कितना बचा? 2। तो ये यहां क्या निकल जाएगी? यहां निकल जाएगी एडीपी। अब ऐसा काम कौन करवा रहे हैं? तो ऐसा काम करवा रहा है एक तो वो फास्फो हेक्सोकाइनेज एंजाइम और साथ में मैग्नीशियम आयन। ये पहली स्टेप। इसको समझना तो ऐसे भी समझ सकते हैं, ये केमिस्ट्री में आप समझते होंगे। ग्लूकोज रिएक्शन कर रहा है, ग्लूकोज क्रिया कर रहा है एटीपी से और बन रहा है ग्लूकोज 6 फास्फेट और एडीपी। क्रिया कौन करवा रहा है? फास्फो हेक्सोकाइनेज एंजाइम। क्रिया हो रही है मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में। तो पहली स्टेप को हम ऐसे लिखेंगे। ग्लूकोज से क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फास्फेट। वापस आ जाते हैं हम इस डायग्राम पर। ये क्रिया हुई, ग्लूकोज से क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फास्फेट। ओके, अब हमारे पास क्या है? ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो इस ग्लूकोज 6 फास्फेट को हम फास्फो हेक्सो आइसोमरेज, खास एंजाइम ये है आइसोमरेज, ये वाला एंजाइम ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदल देता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 6 फास्फेट कैसे बदलेगा? तो ये दोनों एक दूसरे के समावयवी होते हैं, ये दूसरे के आइसोमर होते हैं। तो आइसोमरेज एंजाइम इस ग्लूकोज से बना देगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट। सेकंड स्टेप। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है, इसकी फिर वैसी की वैसी क्रिया होगी जैसी ग्लूकोज की हुई थी। पर अब कौन क्रिया करेगा? अब क्रिया करेगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट। कैसे क्रिया करेगा? तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट एटीपी से क्रिया करेगा। वही एंजाइम है फास्फो हेक्सो आइसोमरेज। इस एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी फास्फेट देगा, मैग्नीशियम आयन दिलवाएगा और एडीपी निकल जाएगी और फ्रक्टोज 6 फास्फेट से बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। अब जो ये एटीपी फास्फेट देगी वो कहां लगेगा? वो लगेगा पहले कार्बन पर, क्योंकि छठे कार्बन पर तो फास्फेट पहले से जुड़ा हुआ है। तो छठे पे पहले जुड़ा हुआ है, पहले पे अब ये यहां मिल जाएगा इसको, तो बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। ओके, एक बार फिर देखिए। फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज एटीपी से फास्फेट लेगा और बना देगा ग्लूकोज 6 फास्फेट। क्या निकल जाएगी? एटीपी। कौन सा एंजाइम? फास्फो हेक्सोकाइनेज। कौन सा आयन? मैग्नीशियम आयन। सेकंड स्टेप जो है, इसमें ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। इसके बाद फ्रक्टोज 6 फास्फेट पुनः एटीपी से फास्फेट लेता है फास्फो हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में क्रिया होती है, बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट और एडीपी अलग निकल जाएगी। ये हो गई 3 स्टेप। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आप देखेंगे तो ये हमारे पास बन गया है, अभी हमारे पास बना है फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट बन गया है। ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट बना हुआ है। फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट का आगे क्या होगा? एक अगला एंजाइम आता है, एंजाइम का नाम है एल्डोलेज। ये जो एंजाइम है एल्डोलेज एंजाइम, ये एल्डोलेज एंजाइम
इस फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को दो भाग में तोड़ देता है। तो एक बनता है 3-फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड, इसको चाहे तो हम कह सकते हैं ये जो बनेगा ये बनेगा, इसको बोलते हैं 3PGAL, 3-फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड, इसमें 3 कार्बन रहेंगे। और एक बनेगा डाइहाइड्रॉक्सी एस्टोन फॉस्फेट, इसको बोलते हैं DHAP, डाइहाइड्रॉक्सी एस्टोन फॉस्फेट। और क्या बन गया, फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड। किससे बना, ये दोनों बनेंगे फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से। कौन बनवाएगा, एक एंजाइम है एल्डोलेज, एल्डोलेज एंजाइम फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को 3-फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड और डाइहाइड्रॉक्सी एस्टोन फॉस्फेट में तोड़ देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो डाइहाइड्रॉक्सी एस्टोन फॉस्फेट है, ये डाइहाइड्रॉक्सी एस्टोन फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में बदल जाता है 3-फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड में। इसका मतलब ये हुआ कि 3-फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड के 2 अणु हमारे पास बने। समझ रहे हैं ना भैया, 2 कैसे बने, एक बार फिर देखिए। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के टूटने से एक बना PGAL, ये मैंने जेब में रख लिया, ठीक है। एक और क्या बना, एक बना डाइहाइड्रॉक्सी एस्टोन फॉस्फेट। ये डाइहाइड्रॉक्सी एस्टोन फॉस्फेट जो बना था वो भी किस में बदल गया, फिर 3-फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड में। तो इसके कितने अणु बने, एक तो ये बना और एक जेब में रखा, 2 बन गए, ठीक है। अब इसका हिसाब पूरा हो गया, हमको अब इसको आगे बढ़ाना है। 3-फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड के 2 अणु हैं, ठीक है। और ये 3-फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड कैसा रहता है, तो ये आप देख सकते हैं, ये ऐसा रहता है, ऐसा। ये 3-फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड, ये 3-फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड, इसको हम लिख सकते हैं ये 3PGAL, 3-फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड। अब इसके कितने अणु हैं, 2। तो ये अब क्या करेगा, ये अब क्रिया करेगा H3PO4 से, फास्फोरिक एसिड से। फास्फोरिक एसिड से इसकी क्रिया होगी, तो फास्फोरिक एसिड के 2 अणु इसके दोनों अणुओं को एक एक फास्फेट दे देगा। अब वो फास्फेट कहां लगेगा, तो वो फास्फेट तीसरे कार्बन पे तो लगा हुआ है, तो वो कहां लगेगा, यहां पर। तो अब हम इसकी क्रिया किससे करवा रहे हैं, इसकी क्रिया करवा रहे हैं हम क्रिया करवा रहे हैं H3PO4। तो इसमें जो फास्फेट है वो कहां जाके जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा पहले कार्बन पर। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां ऐसी स्थिति बन जाएगी, ये फास्फेट और ये यहां पे फास्फेट। तो अब क्या बन गया, ये बन जाएगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसल्डिहाइड। ये क्या बन गया, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसल्डिहाइड। इसके कितने अणु बनेंगे, 2। कब, जब ये 3-फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड क्रिया करेगा H3PO4 से, और क्या बनाएगा, ये बना देगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसल्डिहाइड। कैसे बनेगा, तो ये यहां पे इन्होंने बताया 3-फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड रिएक्ट विथ फास्फोरिक एसिड। क्या बनेगा, ये बन गया 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसल्डिहाइड। ओके, 3-फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड से क्या बन गया, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसल्डिहाइड। ओके, इसके बाद अब 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसल्डिहाइड जो है, ये डाइफॉस्फोग्लिसल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ये मेन है
डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में अपने अंदर से हाइड्रोजन आयन को रिमूव करते हैं, निकाल देते हैं। हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, उनको ग्रहण करता है NAD। NAD ये होता है हाइड्रोजन एक्सेप्टर, हाइड्रोजन ग्राही होता है ये। इसका नाम, पूरा नाम है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये उन हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा और ये NADH2 निकाल के ले जाएगा। ये कहां ले जाएगा? ये यहां से ले जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पे इनसे फिर ऊर्जा बनेगी, एनर्जी बनेगी। ओके, जब 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के दोनों अणु हाइड्रोजन आयन निकालेंगे, NAD ग्रहण करेगा, NADH2 बनेगा, तो साथ में 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड क्या बन जाएगा? 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू एसिड। कब? जब इसमें से दो हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, ये बनेगा 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बने? 2। आगे बढ़े। अब 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के ये दोनों अणु हैं, दोनों मॉलिक्यूल है, ये क्या करेंगे? ये दोनों मॉलिक्यूल 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल, ये देखिए, ये दोनों मॉलिक्यूल आगे रिएक्शन करेंगे किससे? तो ये अपने दो मॉलिक्यूल हैं इसके, और 1 और 3 पहले और तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट है। तो दोनों अणु, दोनों मॉलिक्यूल इसके अपने पहले कार्बन के फॉस्फेट को निकाल देते। अब दो अणु हैं और पहले कार्बन के फॉस्फेट को निकालेंगे, 2 फॉस्फेट निकलेंगे। 2 फॉस्फेट निकलेंगे तो इन 2 फॉस्फेट जो है, इनको ग्रहण करने के लिए, इनको रिसीव करने के लिए ये आ जाता है ADP, 2 ADP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। 2 मॉलिक्यूल दोनों फॉस्फेट को लेंगे, क्या बन जाएगा? 2 ATP एनर्जी बनेगी। यहां पर ऊर्जा बन रही है। शुरू में हमने ऊर्जा दी थी, वहां हमने शुरू में क्या किया था? ATP से बनाया था ADP। यहां पर हम ADP से बना रहे हैं ATP। तो ये 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल अपने पहले फॉस्फेट को हटा देंगे, ADP ग्रहण करेगा, ATP बना लेगा और खुद 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बदल जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से। पहले कार्बन का फॉस्फेट चला गया ADP के पास, क्या बन गया? ATP। और मुख्य यौगिक, मेन प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसके 2 अणु हैं, 2 मॉलिक्यूल। ये आगे क्या करते हैं? तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, एक एंजाइम आता है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। ये एंजाइम क्या करेगा? ये वाला जो एंजाइम है, ये एंजाइम फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के तीसरे कार्बन के फॉस्फेट को दूसरे कार्बन पर फेंक देगा। हो सकता है इसको फॉस्फेट को तीसरे कार्बन पर अच्छा नहीं लग रहा हो, तो ये एंजाइम उसको तीसरे से कहां भेज देगा? दूसरे पे। तो क्या बन जाएगा? 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कितने अणु? 2। ठीक है, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के जो दोनों अणु हैं, वो क्रिया करते हैं। अब उन दोनों की क्रिया होगी इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में। इनोलेज एंजाइम की क्रिया होती है किसकी? 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। किससे क्रिया हो रही है? ये एंजाइम। तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, पानी निकलता है और 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बन जाता है 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। ये बन गया।
ये कब बनेगा? जब 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड की क्रिया होगी इनोलेज एंजाइम से और पानी निकलेगा तो बनेगा 2-फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है उसमें 2-फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, मतलब दो अणु हैं और दोनों पे दूसरे कार्बन पर फास्फेट है, तो ये दूसरे कार्बन का फास्फेट भी हट जाएगा। इसमें 2-फास्फोइनोल पायरुविक एसिड के दोनों अणु एडीपी को फास्फेट देंगे तो बन जाएगी एटीपी। इसमें पायरुविक क्या है? जो इनोल है ये क्या है? इसमें एंजाइम है, फास्फेट हट जाएगा, इनोल हट जाएगा, एंजाइम है, तो बचेगा क्या? बचेगा ये पायरुविक एसिड। तो 2-फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में से फास्फेट हट जाएगा, इनोलेज एंजाइम था वो हट जाएगा, बचेगा पायरुविक एसिड। और इसमें से जो फास्फेट निकलेंगे उसको कौन ग्रहण करेगा? एडीपी। और क्या निकल जाएगा? एटीपी, ऊर्जा बन जाएगी। लास्ट में क्या बनेगा? लास्ट में बनेगा पायरुविक एसिड। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। तो हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा ही क्या था? हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा हमने ग्लाइकोलिसिस में ये है कि ग्लूकोज का जो 1 मॉलिक्यूल है, ये देखिए, ये ग्लूकोज, इसका सिंगल मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, वो किसे बदल रहा है? वो बदल रहा है लास्ट में पायरुविक एसिड। क्रिया कैसे होती है एक बार थोड़ा सा जल्दी से और देखिए। जो क्रिया है इसमें क्या होता है? सबसे पहले हमने लिया था इसमें ग्लूकोज को, तो फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज रिएक्शन करेगा एटीपी से, तो एडीपी निकल जाएगा, क्रिया होगी मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में और हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो बनेगा ग्लूकोज 6 फास्फेट। फिर ये ग्लूकोज 6 फास्फेट फास्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फास्फेट बदल जाएगा। फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट से एटीपी क्रिया करेगा। क्रिया करवाने वाले वो एंजाइम फर्स्ट स्टेप के फास्फोहेक्सोकाइनेज और मैग्नीशियम आयन ये क्रिया करवाएंगे, बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। फिर क्या होता है? फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट रहता है, इसकी क्रिया होती है एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो ये टूट जाता है। एक अणु बनता है 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का, एक अणु बनता है डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट का। जो डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट है ये फिर से बदल जाएगा आइसोमरेज एंजाइम के माध्यम से 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। 3-फास्फोग्लिसरॉल्ड के दोनों अणु फास्फोरिक अम्ल से क्रिया करेंगे और फास्फोरिक अम्ल इनको पहले कार्बन पर फास्फेट दे देगा, तो बन जाएगा 1,3-डाइफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। 1,3-डाइफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के दोनों अणु अपने अंदर से हाइड्रोजन आयन को रिमूव करेंगे, NAD ग्रहण करेगा उनको, NADH2 बनाएगा और बन जाएगा 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड। किसकी उपस्थिति में? डाइफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में। इसके बाद 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये 2 एडीपी को फास्फेट देते हैं, तो एटीपी बन जाएगी और खुद बदल जाएगा 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड में। किसकी उपस्थिति में? फास्फोग्लिसरिक ट्रांसफास्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में। 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड का जो तीसरे कार्बन का फास्फेट है वो आ जाएगा दूसरे कार्बन पर, तो बन जाएगा 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड। किसकी उपस्थिति में? फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति। फिर उसके बाद इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड क्रिया करेगा, इस एंजाइम से पानी निकलेगा और बन जाएगा 2-फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। जो लास्ट स्टेप रहती है उसमें
2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, दोनों फास्फेट को, दोनों अणु दूसरे दूसरे फास्फेट को निकाल देंगे, एडीपी ग्रहण करेगा, एटीपी बन जाएगी और बन जाएगा हमारे पास आखिरी में पायरुविक एसिड। किसकी उपस्थिति में? पायरुविक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। इस प्रकार से ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के दो अणु बनेंगे। ये क्रिया होगी ग्लाइकोलिसिस की। अब जो श्वसन की क्रिया है उसमें मैं देखा था 38 एटीपी एनर्जी बनती है, 38 एटीपी ऊर्जा बनती है। उसमें से ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में केवल हमको कितनी ऊर्जा मिलेगी वो हम थोड़ा सा देख लें। 1-2 मिनट का काम और बचा है इसके अंदर। ये देखिए कहां कहां ऊर्जा लगती है वो देखें पहले। एक तो ऊर्जा निकलती है, ये ऊर्जा का उपयोग करता है, यहां पे हम करते हैं उपयोग। एक एटीपी यहां लिया, एक एटीपी यहां लिया, 2 एटीपी तो हमने इसमें ऊर्जा का उपयोग कर लिया। ये तो हमको देना पड़ेगी, ये तो हमको खर्चा करना पड़ेगा। अब उसके बाद देखो ये जो NAD ने हाइड्रोजन ग्रहण किया है ये कहां ले जाएगा? ये ले जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो फिर ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन से ऊर्जा बनेगी माइटोकॉन्ड्रिया में, और एक हाइड्रोजन आयन से 3 एटीपी ऊर्जा बनेगी। तो कितने हाइड्रोजन आयन हैं? 2। तो कितनी बनेगी? 6 एटीपी ऊर्जा बनेगी। तो 6 एटीपी ऊर्जा यहां बन रही है, 6 एटीपी ऊर्जा यहां बन रही है, 2 एटीपी यहां बनी और 2 एटीपी यहां बनी। तो 2 एटीपी ऊर्जा यहां बन रही है, 2 यहां बन रही है, 4, और 6 एटीपी ऊर्जा यहां बनेगी, 10 एटीपी ऊर्जा बनेगी। जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है खास करके ग्लाइकोलिसिस की, उसमें कुल 10 एटीपी एनर्जी बनेगी। और कितनी दी हमने? हम 2 दे चुके हैं। एक तो ये यहां पे दिया हमने फर्स्ट स्टेप में, एक दिया हमने थर्ड स्टेप में। तो 10 एटीपी हमारे पास एनर्जी, 10 एटीपी एनर्जी हमारे पास बनी है, 10 एटीपी एनर्जी बनी है, 2 का हमने यूज कर लिया है, तो हमारे पास बचेगी कितनी? 8 एटीपी। तो ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 एटीपी एनर्जी बनती है, 2 का हमको उपयोग करना पड़ता है, 8 हमारे पास शेष बचती है। शुद्ध लाभ हमको कितने का होगा? 2 एटीपी हम दे देंगे, 10 बनाएंगे, तो जो बचेगी वो हमको लाभ होगा। लाभ कितने का होगा? 8 एटीपी। ओके। अब ये पूरा ग्लाइकोलिसिस है। ये ग्लाइकोलिसिस जो पूरी स्टेप है इसमें एक एक करके आपको एंजाइम के नाम और साथ में इनके प्रोडक्ट जो बनते हैं उनके नाम आपको याद रखना पड़ेंगे। ठीक है? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे, हम उसका जवाब आपको देंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।